चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, कुछ डाउट्स में हैं और कुछ मुझे करवाना थे, तो हिसाब से हम ओवरऑल न्यूमेरिकल करेंगे जितना हमने पढ़ा है आज तक उसका। ठीक है, चलिए, वही सेम रूल है कि मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, आपके पास 1 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेंगे और फिर घर पे इसे आराम से लिखते रहेंगे। ठीक है, या लिखना चाहें तो मैं टाइम दे दूंगा, कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो जिससे कुछ हम सीख पाएंगे। तो ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, एक आइसोलेटेड पार्टिकल है ऑफ मास m इज मूविंग इन अ प्लेन, एक्स वाई प्लेन में मूव करता है एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। अब जमीन से कुछ हाइट ऊपर है h। ठीक है, एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक है, यहां पर ये दो पार्ट में फट जाता है। क्या होता है, ये दो पार्ट में फट जाता है, ऐसे टूट जाता है। इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स। एक का मास है m/4 और दूसरे का मास है 3m/4 दिया हुआ है हमें, ये 1 और ये 2। ठीक है, एट अ इंस्टेंट लेटर अ स्मॉल फ्रेगमेंट इज एट y बराबर +15 सेंटीमीटर। फटने के बाद एक y यहां से 15 सेंटीमीटर ऊपर है, छोटा वाला कहा है उसने। एट अ इंस्टेंट स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटा वाला फ्रेगमेंट y बराबर +15 पे है, तो दूसरा कहाँ होगा हमसे ये पूछा है। आप में से कोई कर पाएगा क्या सॉल्व? कैसे करेंगे निधि? देखिए, अगर हम इसकी सिचुएशन समझे तो सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट में था और फटने के बाद भी रेस्ट में ही रहना चाहिए। क्यों रेस्ट में रहना चाहिए? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। एट रेस्ट, बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मान लो ये चला गया है y ऊपर, ये आ गया होगा, मुझे नहीं पता, इस पे कोई साइन नहीं ले रहा, मैं y1 नाम दे रहा हूं इसको। 3m/4 और ये m/4। अब क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं, बताओ? एक्स तो अभी भी जहां था वही है। अब क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए बच्चों, बताओ? m/4 इंटू 15 सेंटीमीटर प्लस 3m/4, नहीं पता कहाँ गया है, y1 डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m। और सेंटर ऑफ मास को हमने क्या मान लिया है, ओरिजिन। अगर सर ओरिजिन मान लिया है तो y1 को फिर आप नेगेटिव रखो क्योंकि ये नीचे जा रहा है। अरे बच्चों हाँ ना बोलो। ये 0, तो ये क्या आ रहा है, m/4 15 बराबर 3m/4। y1 माइनस का था, प्लस हो गया, m/4 कैंसल हो गया, 3 1 जा 3 5 जा। y1 बराबर कितना आया, 5 सेंटीमीटर। सर आपने नीचे की तरफ माना था, इसीलिए इसने माइनस साइन के साथ दिया है। दिस इज द आंसर, y1 बराबर -5 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? अगर मैं उसको प्लस मान लेता तो अपना आंसर -5 ही दिखता, पर मैंने, क्योंकि तुम लोग बोलते कि सर आपने ओरिजिन से नीचे लिया है, वेक्टर लिखते हो, इसीलिए मैंने उसको वेक्टर के साथ लिखा, पोजीशन वेक्टर के साथ। क्लियर है? रिदम क्लास में हो आज? फॉर्मूला लगाया मैंने तो सेंटर ऑफ मास का यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ग्रेविटी फ्री रूम। ग्रेविटी फ्री रूम का मतलब क्या हुआ, यहां पर जी क्या मानना है, 0। पूरा कैलकुलेशन जैसा तुम्हें आता है वैसा ही करो, आखिरी में जी की वैल्यू 0 रख देना। A man of mass m1 is standing at a height h above the floor. ये जमीन है, इससे h ऊपर एक आदमी खड़ा है।
इसकी हाइट कितनी है, h ऊपर है, मास कितना है m। ही थ्रो अ बॉल ऑफ मास m2, इसका मास है m1, वो जमीन थ्रो अ बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, कहां फेंकता है, एक बॉल नीचे की तरफ फेंकता है m2 से। ओके, विथ अ स्पीड u, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द बॉल रीचेस द ग्राउंड। अब देखो यहां पर ना कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो बात को सुनना ध्यान से, सब लोग ध्यान देना इधर। ये सिचुएशन हो गई, पहली बात तो g जीरो है, तो जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे वही रहेगी u कांस्टेंट। अब g जीरो है तो मैन और बॉल के सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, मैन और बॉल के सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, एफ नेट जीरो। इनका जो भी सेंटर ऑफ मास था ये तो यही रहना चाहेगा, ए कॉम जीरो। इसका मतलब ये होगा कि अगर आदमी ने बॉल को नीचे धक्का दिया तो उसको ऊपर उठना पड़ेगा, तभी ये वाला स्टार यहाँ पे बना रहेगा। अरे यार, हाँ या ना बोलो, क्लियर है ये बात? अगर ये बात क्लियर है तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द फ्लोर। अब डिस्टेंस ऑफ द मैन निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, कोई करेगा क्या सॉल्व, बोलो ना यार। देखो, इनिशियल मोमेंटम आदमी का जीरो था, टी निकालना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो मुझे बताओ क्या ये ऐसा होगा, हाँ, अब मैं क्या इक्वेशन लिखूं, मुझे इक्वेशन लिखना बताओ सभी लोग, मुझे नहीं आ रही इक्वेशन लिखना, कैसे लिखूं बताओ, क्या इक्वेशन लिखूं, सोचो बेटा जरा जल्दी सभी लोग। वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे निकालूं मैं, हाँ, मैं तो इक्वेशन क्या लिखूं ये बताए कोई मुझे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन, बताओ बेटा। देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन व्हेन द बॉल रीचेस द ग्राउंड, m2, इसको ओरिजिन मानो, इस पोजीशन को m2 इंटू माइनस एच प्लस m1, कुछ y ऊपर गया होगा पता नहीं, बराबर जीरो, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, m2h अपॉन में m1। ये y की वैल्यू यहां से आ रही है ना, इस लाइन से y की वैल्यू आ रही है ना, तुमसे क्वेश्चन में पूछी है फ्रॉम द ग्राउंड, तो m2 अपॉन में m1 इंटू h प्लस h इज द पोजीशन ऑफ मैन फ्रॉम ग्राउंड। बोलो, h कॉमन ले लो, m2 बाय m1 प्लस 1, क्या यही है आंसर, इलस्ट्रेशन है 16, देख लो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, देखो ये सिंपल सा केस है, वही वाला जो कि तुम कर रहे थे कल, हम फूल पत्ती दे रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। अब क्या होता है ना, हम एक्स में चलते हैं तो जल्दी इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन वाई में थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन आप कर लेंगे सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। सर अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो इसके सॉल्यूशन में क्या हो रहा है,
अब देखो हमें पता नहीं है, सिर्फ ऐसा कहा है द लीनियर डेंसिटी, शब्दों को पढ़ो, ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ एल। एक रॉड है, इसकी लेंथ है एल और इसका मास है एम। लेकिन ना ये रॉड ऐसी यूनिफॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो इसमें मास एक एंड से दूसरे एंड तक जो मास वेरी हो रहा है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो एज पर द डेफिनेशन dm r integration of dm 0 to l, this is the XCOM, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही पढ़ा था हमने। और dm की वैल्यू क्या होगी? dm की वैल्यू होगी सर, यहां से कुछ दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx, कितनी दूरी पे लेते हैं? x दूरी पे। तो dm इज इक्वल्स टू m बाय एल इंटू dx। dm की वैल्यू डालते हैं हम, m बाय एल की वैल्यू होती है लैम्डा, जो कि दी हुई है a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू l, और यहाँ पे दिया है a प्लस बी एक्स डी एक्स होगा ये, सॉरी मैं सही लिख रहा हूँ ना, एक्स डी एक्स होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? अपर वाले पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, तुम लोग भी जवाब दे सकते हो यार। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूं क्या? ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस बी एक्स क्यूब बाई थ्री अपॉन में ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई टू। इस पूरे में 0 टू एल पुट करना है, 0 पुट करते ही पूरा आंसर 0 हो जाएगा, और एल पुट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स तो कॉमन है तो कट ही रहा है, ठीक है। तो ये आएगा a बाई टू बी एल स्क्वायर बाई थ्री अपॉन में a प्लस बी एल बाई टू। इसमें मैथ्स लगा के आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। समझे क्या सभी लोग? सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3a प्लस टू बी एल स्क्वायर 2a प्लस बी एल 2/6। तो ये हो गया 3, तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 और ये 3। ये सिंप्लीफिकेशन पे आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? अच्छे से समझ में आया? हर बार चीजों को रटना नहीं है। क्या हो गया? ए एल बाई टू, ए एल बाई टू क्यों होगा निधि? अच्छा ए एल बाई टू सब सही लिखा है निधि, हाँ यहाँ पे एक एल आएगा बस, एक ये एल। हमेशा क्वेश्चन में ना इन चीजों पे ध्यान देना है कि लैम्डा, कभी कभी वो बोल देगा सिग्मा, सिग्मा बराबर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, कभी वो बोल देगा डेंसिटी रो ए प्लस बी एक्स क्यूब। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या दे दिया, ये अपन ने पढ़ा है। इसको क्या लिखोगे? मास अपॉन वॉल्यूम। इसको क्या लिखोगे? मास अपॉन एरिया, और सॉल्व करोगे। हाँ ना बोलो सभी लोग जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 मिनट दूंगा इसके लिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत बार किया है हमने। इनके मासेस दिए हुए हैं और प्लैंक का मास है 90 kg। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि प्लैंक का मास कितना है? 90 kg, विच इसकी ये स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है? 0 है। इफ ए और सी अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं तो बी कितना शिफ्ट हो चुका होगा? ठीक है। ओ मेरे भाई फर्जी, ये क्वेश्चन अलग है और जो तू जवाब दे रहा है वो अलग है, शर्म कर थोड़ी। अगर ये दोनों अपनी पोजीशन बदल लेंगे तो मान लेते हैं हम, मैं ऐसा मान रहा हूं, हो सकता है जो मैं मानूं वो गलत भी होगा। मान लेते हैं ये आगे जा रहा है एक्स, ये प्लैंक और ये लड़का दोनों चिपके हुए हैं और ये आगे चले गए कितना? एक्स। तो ए कितना आगे गया होगा? 40 इंटू, चलना तो 4 था लेकिन थोड़ा और चलना पड़ेगा क्योंकि प्लैंक खिसक गया है आगे, और हम जमीन पे से ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं ये सारे, है ना। सी बी कितना आगे गया होगा? 50
प्लस एक्स, और प्लैंक कितना आगे गया होगा 90 इंटू एक्स माइनस सी पीछे आ रहा है 60, आना तो 4 था लेकिन क्योंकि प्लैंक पीछे खिसक गया तो 4 माइनस एक्स बराबर 0। बहुत बार डिस्कस किया है हमने ये। 40x 50x 90x 240 प्लस 60x। ऑन सॉल्विंग 160, एक सेकेंड, 40 और 90 और 90 180 और 60। 180 और 60 कितना होता है बोलो यार? 180 प्लस 60 240x, और यहाँ पे है 240 माइनस 160। 0 14 8 और 5 13 और 1 6 80। तो x बराबर कितना आया 1/3 राइट में। मेरा तो ये आ रहा है भैया 1/3 मीटर राइट, यही है क्या आंसर? देख लो मेरा बी ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है क्या सभी को? अरे हाँ ना बोलो यार, तुम्हारे भी आंसर आना चाहिए थे ये। तुम्हारे भी आंसर आना चाहिए थे ये। सेंटर ऑफ मास से 3 क्वेश्चन आएंगे नीट में, एक कोलिजन का, एक मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का और एक लोकेशन का। ये सॉल्व करो, अ वेरी गुड क्वेश्चन। सॉल्व करो सभी लोग। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फ्लैट कार ऑफ मास m, एकदम एक फ्लैट कार है, अ फ्लैट कार, इसका मास कितना है m, रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर विद अ चाइल्ड ऑफ मास स्मॉल m स्टैंडिंग ऑन इट्स एज। एक बालक ले लेते हैं अपन, बालिका भी ले सकते हैं, नो जेंडर इशू, ठीक है। माइनस m की खड़ी हुई है यहाँ पे। इफ अ चाइल्ड जंप फ्रॉम द कार टूवर्ड्स द राइट विद अ इनिशियल वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू कार। काफी अंग्रेजी बोल दी इसने यहाँ पे। पहली बात तो कही है कि एक बच्चा कार पे से जंप करना चाहता है किधर, राइट की तरफ। मतलब थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये आदमी, ये बच्चा इधर जंप कर गया है राइट की तरफ। दिस इज u, और ये u क्या है विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार भी कहीं ना कहीं जा रही होगी। अब ये बात बिल्कुल समझ में आती है, हमने बचपन में भी देखा है कि अगर हम एक तरफ जंप करते हैं तो कोई चीज पीछे जाती है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जंप कर गया इधर m मास का, ये गया पीछे, कितने से गया होगा v मान लेते हैं हम। u इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, velocity of child with respect to car is velocity of child minus velocity of car. तो velocity of child with respect to car plus velocity of car is equals to velocity of charge। ठीक है, ये सिचुएशन रहती है। अब ये सब वेक्टर नोटेशंस हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड। इसे ध्यान से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू कार है, जो कि हमें दी हुई है u। इफ दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगी u माइनस v। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्यों करवा रहे हो सर आप? मैं ये इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ हमारे को यूज आता है जब हम मोमेंटम लिखते हैं। हम सारी चीजें, मैंने कभी भी तुमसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने को नहीं कहा, जमीन पे बैठा के तुम्हें काम करवाया। तो जमीन पे से तुम्हें ये बच्चा कैसा जाता हुआ दिख रहा है? सर जमीन पे से हमें ये बच्चा
u माइनस वी से जाता हुआ दिख रहा है। पहले बताओ जो स्क्रीन पे लिखा है वो क्लियर है हर एक एक को जो क्लास में बैठा है? चलिए नाउ आगे देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन एंड दिस इज द सेकेंड सिचुएशन। करो मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या लिखेंगे अपन? 0 मास u माइनस v माइनस ऑफ m इंटू वी। ऑन सॉल्विंग इट क्या आ रहा है? mv बराबर mu mv, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है? mu डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्लियर है क्या? वेलोसिटी विथ विच कार इज मूविंग बैकवर्ड, ये आ गया क्या सभी को समझ में या नहीं? हाँ या ना बोलो सभी लोग। लिखो, ये क्वेश्चन कॉपी में लिखा होना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लैट कार ऑफ मास m। एक फ्लैट कार है, जिसका मास है m और उस पर एक बच्चा खड़ा हुआ है स्मॉल m मास का, और ये दोनों चल रहे हैं v1 वेलोसिटी से। अचानक से बच्चे के मन में आती है और वो जंप कर जाता है। The child jumps in the direction of motion of the car with a velocity u with respect to car. Find the final velocity of the child and the car after the jump। मान लेते हैं इतनी ताकत से जंप करा कि वो पीछे जाने लग गई v2 से। ये मैं मान रहा हूं कि पीछे जा रही है v2 से। हो सकता है कि 100 मीटर पर सेकंड से शुरुआत में चल रहे थे, बच्चे के जंप लेने के बाद 90 से चलने लग जाए उसी डायरेक्शन में। मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं कि पीछे जा रही होगी, है ना? ऐसा तुम्हें भी यही करना है। अब ग्राउंड पे से पहले तो सर वेलोसिटी का काम कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखवा दो सर। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम नाम दे देते हैं v1। यहाँ पे क्या होगी? v1। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू कार इज vc माइनस v कार, vcr प्लस vr बराबर vc। दिस इज v1, है ना? ये v1 होगी। और vr क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v2 बोल देते हैं। तो ये यहाँ पे v2 आएगा। चलिए अब बताइए मुझे क्या होगी यहाँ पे सिचुएशन। सर अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू कार u है। आपने माना है कि कार v2 से पीछे जा रही होगी, तो माइनस v2 बराबर v1। क्या मैंने एब्सोल्युटली 100% करेक्ट लिखा है क्या? ये वाले डायग्राम को देख के बोलो। और तुम्हें डाउट हो तो भी बोलो। समझे इतना? अरे माल चढ़ा के बैठे हो क्या? हाँ ना बोलो जल्दी बच्चों। है
तुम मतलब ऐसे सो जाते हो क्या बीच में कि चलो अभी तो मास्टर लिख रहा है? और लिखना तो वर्जित है बेटा, फेल हो जाओगे, श्राप है ये मेरा। मैं पढ़ा रहा हूँ और लिख रहे हो तो श्राप है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारी आंखें स्क्रीन पे होना चाहिए बस। चलिए, नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। गुप्ता जी बैठे हो या गायब हो गए? वन और टू सिचुएशन के बीच में क्या लगाना है हमको? गायब है वो भी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वन सिचुएशन में क्या हो रहा है? m प्लस स्मॉल m इंटू v1, और फाइनली क्या हो गया? कैपिटल M अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है v2 से, और स्मॉल m v1 से। अच्छा, ये अपन v1 ना लेते हुए कुछ और नाम ले लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन, v3 बोल देते हैं इसको, है ना? यहाँ पे ऑलरेडी v1 दिया हुआ है क्योंकि v3, स्मॉल m v3 से जंप मार गया। v3 की तो खैर वैल्यू पुट कर देंगे, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। कैपिटल M v1, स्मॉल m v1 प्लस कैपिटल M v2, m u माइनस m v2। ठीक है, तो पहले v3 की वैल्यू निकाल लें अपन, क्योंकि v3 इज द डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सभ्यता से लिखते हैं, m v3। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? कैपिटल M कॉमन ले लेते हैं तो v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 प्लस स्मॉल m v1 डिवाइडेड बाय small m equals to v3. This is the velocity of the child after the jump. Velocity of child after jump. और वेलोसिटी ऑफ कार मतलब v2 निकालना है, तो इसमें u और जोड़ दो सर। v2 निकालना है, इसका मतलब क्या होगा? u माइनस v3। तो जो v3 आएगा वो इसमें से माइनस कर देना, तो v2 आ जाएगा। v2 पूछा है हमसे। क्लियर है क्या ये बात? लिखना है बिल्कुल। Three particles of mass 1 kg, 2 kg are subjected to a force as shown. Find the acceleration of center of mass of the system. और इसका आंसर बताना है आप लोग। तीन पार्टिकल हैं, सिंपल सा फंडा है सर, आपने पढ़ाया था एफ नेट बराबर एम टोटल ए कॉम। मैग्नीट्यूड बता दो क्या आ रहा है ए कॉम का? ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोगों से बनना ही चाहिए।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इट इज रियली अ गुड क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ फिगर शोज द पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल इफ दे आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट टी आफ्टर टी इक्वल टू 1। देखिए ये दोनों जो मूव कर रहे हैं ना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम भागो मत इसके लिए। ये दोनों जो मूव कर रहे हैं ये म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कर रहे हैं, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं तो म्यूचुअल फोर्स क्या बन गया, इंटरनल। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं तो क्या बन गया म्यूचुअल फोर्स, इंटरनल। इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स होते ही तुम क्या चिल्लाओगे सर, इंटरनल फोर्स होते ही हम चिल्लाएंगे कि ACOM 0 है। क्या इसका मतलब ये रेस्ट पर है, क्या इसका मतलब ये रेस्ट पर है? बिल्कुल नहीं सर, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वीकॉम कांस्टेंट हो। और अगर हम देखें तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है t बराबर 0 सेकेंड पे, और t बराबर 0 पे चल रहा है और हमसे t बराबर 1 पर पूछा है। बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी है ये देख लेते हैं हम। तो पहले तो यहीं पर लिख लेते हैं m1 v1 m2 v2 अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मास है 1 kg का, वेलोसिटी है 5। दूसरा मास है 1 kg का, वेलोसिटी है -3 डिवाइडेड बाय 2। 5 - 3 2/2, 1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब 1 सेकंड बाद कितना मूव करेगा सेंटर ऑफ मास, तो उसकी पहले लोकेशन तो निकालो कि एक्सकॉम कहां पर है, क्योंकि तुमसे पूछा है कि कहां पहुंचेगा, पोजीशन पूछी, और पोजीशन बेटा हमेशा 0 से बताई जाती है। तो यहां पर होगा तुम्हारा 0,0 ओरिजिन, ओरिजिन से एक्सकॉम पहले कहां है ये तो निकाल लो, m1 x1 m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है 1, पोजीशन है 2, m2 है 1, पोजीशन है 8 डिवाइडेड बाय 2। 8 और 2 10, 5 मीटर पर है शुरुआत में जब तुमने देखा था। तो 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 1 सेकंड में 1 मीटर चलेगा, तो नया एक्सकॉम एट t इक्वल टू 1 सेकेंड कहां दिखेगा, 6 मीटर पे। मैं लॉजिकल बोल रहा हूं यार, 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, तो 5 पे था शुरुआत में, तो कहां दिखेगा, 6 पे। अरे यार तुम रट क्यों रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आई क्या बात, हाँ ना बोलो जल्दी सभी लोग। क्लियर है यहां तक? हाँ वो पूछता डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो एक्सकॉम का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हुआ है। चलो ये क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है ये, अ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस ए। एक डिस्क है जो कि क्या है, ए रेडियस की है। उसमें से एक सर्कुलर सेक्शन बी हैज बीन रिमूव्ड। अब बी रिमूव कर लिया है, मान लो बी यहां से रिमूव किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बी रेडियस भी रिमूव कर ली है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये बी और ये ए के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, सी। अपन अपने न्यूमेरिकल को थोड़ा सा आसान दिखाने के लिए यहां पे बना लेते हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। कहीं भी हो आंसर में कुछ ऐसा फर्क नहीं आएगा। देखो तो ये हो गया बी, ये डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, सी। तो हम तो सीधे सीधे सेंटर ऑफ मास प्लॉट कर देते हैं। ये रहा एक पॉइंट, इसको मान लेते हैं अपन, जहां पे इसका सेंटर है इसको मान लेते हैं 0,0। तो टोटल मास ऑफ द डिस्क यहां पर है
मास ऑफ द ट्रंकेटेड पोर्शन यहां पर है और इनके बीच में दूरी कितनी है, c। यही सिचुएशन है। अब मास का रिलेशन निकालना है, काम खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे हम, ये ओरिजिन है तो लिखेंगे माइनस एम टी इंटू सी अपॉन में m माइनस एम टी। तो m अपॉन में पाई a स्क्वायर और एम टी अपॉन में पाई b स्क्वायर। m बराबर a बाय बी का होल स्क्वायर एम टी, यहाँ पुट करो, माइनस एम टी माइनस सी अपॉन में m की जगह पे पुट करो a बाय बी एम टी माइनस एम टी गेट कैंसिल, c अपॉन में a बाय b का स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द लोकेशन ऑफ वाईकॉम, न्यू वाईकॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करना। टेक दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। Take these two questions as homework and we will discuss them in another class. This is all for today's class. Good night to everyone.